नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा करते हैं राज्यसभा चुनावों की। राज्यसभा नॉमिनेशंस हो गए हैं, चुनाव 27 तारीख को होने वाले हैं, 27 फरवरी को। लेकिन जो पहले की रणनीति थी उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। भाजपा इस बार अपने प्यादों से विपक्ष के बड़े वजीरों की शिकार करने या उनको शहीद करने में रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटें थी। 10 में से पहले बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट्स को उतारा और 10 जीतने थे और ऐसा लग रहा था कि चुनाव नहीं होंगे। लेकिन अचानक भाजपा ने संजय सेठ को मैदान में उतार दिया है। अब संजय सेठ के मैदान में आने से चुनाव की संभावना या चुनाव निश्चित हो गए हैं, अवश्यंभावी हो गए हैं। अब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर एक कैंडिडेट हारेगा। और लेकिन बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया कि समाजवादी पार्टी में लगातार असंतोष है और उनके बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो शायद स्विच कर जाएं। पल्लवी पटेल ने विद्रोह कर दिया है और दूसरी तरफ जनसत्ता लोकतांत्रिक जो दल है राजा भैया का, उसने बीजेपी को समर्थन देने की बात कर दी है। उसके अलावा 2 समाजवादी पार्टी के एमएलए जेल में हैं। आरएलडी ऑलरेडी इधर आ चुकी है। तो इन सब को मिला करके ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होने वाली है इन चुनावों में। भाजपा को 296 वोट चाहिए अपने 8 कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। 288-89 पर ऑलरेडी उनका समर्थन उनको मिल चुका है। अब ये सारा खेल जो है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस के 2 वोट हैं वो किधर जाते हैं, या समाजवादी के कौन कौन से नेता क्रॉस वोटिंग करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण है। तो 27 को सारा स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी ने उतारा है अपने 8वें कैंडिडेट को तो निश्चित तौर पर किसी योजना के तरीके से, बद्ध तरीके से उतारा होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संजय सेठ हैं, जिन्होंने भाजपा बाद में ज्वाइन कर ली थी, 2016 में इनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा था। तो मतलब ये कि ये समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों से परिचित हैं और ये व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जो मैंने पहले कहा कि भाजपा अपने प्यादों से या भाजपा अपने नेताओं से इनके बड़े नेताओं को पीटेगी, जो चेस बोर्ड में जो होता है। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में कुल जो सीटें हैं 4 में जो भाजपा ने 1 उतारा है, 1 जनता दल यू सेक्युलर ने उतारा है और 3 कांग्रेस ने उतारा है। तो जो 4 में स्थिति ये थी कि 4 में 3 कांग्रेस जीत लेती और 1 भाजपा जीत लेता। लेकिन अब स्थिति दूसरी है और भाजपा वहाँ पर मजबूती के साथ जनता दल सेक्युलर को समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी कुछ खेला हो जाएगा, खेला होता हुआ दिख रहा है। राजस्थान में सब कुछ ठीक है। वहाँ पर सोनिया गांधी खुद दावेदार हैं, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पर वोटिंग होना है उनकी चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक में भी स्थिति इसी तरह की है और वहाँ पर मामला फंस सकता है कांग्रेस के लिए। सबसे इंटरेस्टिंग है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र सीट है और वहाँ पर कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी अपने अपने दावेदार खड़े किए हैं। लेकिन क्यों इस तरह की बात हो रही है कि वहाँ पर इंटरेस्टिंग है और क्यों एक सीट के लिए 2 दावेदार खड़ा किए,
और भाजपा ये जानते हुए कि वहाँ पर मेजॉरिटी है, क्यों उन्होंने ऐसा किया। कांग्रेस ने वहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी को उतारा है। अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर के वहाँ बहुत नाराज़गी है। आउटसाइडर को लेकर के वहाँ पर बहुत विरोध चल रहा है, और कांग्रेस भाजपा ने इस परिस्थिति को समझा और उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि वहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए। और उन्होंने उतारा किसने? उन्होंने पूर्व कांग्रेस के नेता हर्ष महाजन को उतारा है, जिन्होंने 2022 में भाजपा ज्वाइन किया था। तो ये एक तो संजय सेठ समाजवादी पार्टी के, महाजन कांग्रेस के, ये दो अपनी पुरानी पार्टी को बेहतर समझते हैं। और कर्नाटक में भी ये उसी तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जहां पर क्रॉस वोटिंग की संभावना नाराज़गी के कारण बहुत ज़्यादा है। तो ये 3 प्रदेशों के राज्यसभा के चुनाव निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो क्या भाजपा अपने प्यादों से कांग्रेस के बड़े नेताओं को पीट पाएगी चुनावी शतरंज में? ये 27 को पता लग जाएगा। अड्डा पर बने रहिए। कल फिर हाजिर होऊंगा किसी इसी तरह के विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।